अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं बहनों एवं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सदस्यगण, पिछले कुछ सप्ताह से यहाँ पर एवरी संडे 2 to 3 डायलॉग विथ मॉन्क नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसका मुख्य थीम अभी चल रहा है बी हैप्पी, कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम सुखी कैसे रह सकते हैं। और उस पर ऑलरेडी 3 डायलॉग हो चुके हैं। आज उसी सीरीज का ये एक चौथा डायलॉग है, जिसमें तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के देश भर के सदस्य भी उपस्थित हैं। सब्जेक्ट ऐसा है जो सभी के लिए यूज़फुल है, तो मेरे ख्याल से दोनों का काम इससे हो जाएगा। आज का सब्जेक्ट जो डिसाइड किया गया था वो ये था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे बनाएं। हर आदमी संसार में अकेला आता है और जब संसार से जाता है तो अकेला जाता है, बट मीनवाइल वो अपनी जर्नी में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है, रखता है, बिगाड़ता है, छोड़ता है, चला जाता है। उसकी जैसे जैसे सोशलिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसको ज़रूरत महसूस होती है कि मेरा भी एक फ्रेंड हो। और फ्रेंड्स के भी बहुत वैरायटीज़ हैं, बहुत से तरीके के फ्रेंड हैं। बहुत कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं, कुछ स्कूल फ्रेंड होते हैं, कुछ पड़ोसी के कारण फ्रेंडशिप डेवलप होती है, कुछ एक सोसाइटी के कारण डेवलप होती है। अलग अलग तरीके की फ्रेंडशिप है, पर लगभग हर आदमी के मल्टीपल फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, और फ्रेंड कैसे बनाएं। तो इसका बहुत सीधा सा तरीका है, गो टू सम पार्टी, किसी पार्टी में जाएं, वहाँ पे लोगों से मिलें। और गो टू द कम्युनिटी, आप कम्युनिटी के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। हो सकता है कि आपके 10, 20, 50, 100, 200 फ्रेंड बन जाएंगे। बस ऐसा भी नहीं होगा कि इनसे आपके कोई हजारों दोस्त हो गए, बट 100-200 फ्रेंड आपके बन सकते हैं। इससे भी ज़्यादा बनाना हो तो आप लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे जाकर के जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वो ज्वाइन करेंगे तो कुछ फ्रेंड और बन जाएंगे। अनप्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल सभी को बनाना हो तो थोड़ा फेसबुक पे घूम के आ जाएं। फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट आती जाएगी, सेकेंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन लिंक्डइन की तरह फेसबुक में भी है। और एक एक आदमी के फेसबुक पेज पे 200, 400, 1000, 1500 फ्रेंड कॉमन है। हालांकि आधे उसमें वो होते हैं जिनका नाम पता भी नहीं पता, बट फ्रेंड लिस्ट में जरूर होते हैं। फिर भी वहाँ भी यदि आप फ्रेंड बनाने जाएंगे, सो आफ्टर 5000 फ्रेंड्स फेसबुक भी मना कर देगा कि नहीं, अब आप इससे ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते। वो सोच ही नहीं सकता कि 5000 से बियॉन्ड भी किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं क्या। अब यदि मुझे पूछा जाए कि मैं कितने लोगों को नाम से जानता हूं, तो शायद मेरा आंकड़ा 5000 से भी क्रॉस कर जाए, तो फेसबुक बेकार है। अब यदि मुझे फ्रेंड बनाना है इससे भी ज़्यादा, तो तरीका क्या है। इसका सीधा सा तरीका है जो जैन दर्शन में भगवान महावीर ने सिखाया, मिट्टी में सब भूवेशु वेरम मज्जन केणई, कि हर प्राणी के साथ में मेरी मैत्री है और मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। अब यदि मेरी फ्रेंडशिप हर प्राणी के साथ है, हर प्राणी मतलब केवल मनुष्य ही नहीं अपितु हर प्राणी के साथ, तो मेरे फ्रेंड्स की संख्या कितनी होगी, इन्फिनिट। तो यदि आपको फ्रेंडशिप करना है, आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, तो आप अपने आप को ओपन कर दें। ये ओपननेस एक ऐसी चीज है जो आपके फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करती है। यदि आप ओपन हैं हर आदमी को, हर प्राणी को फ्रेंड बनाने के लिए, मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ भी मेरा द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, तो उस स्थिति में आपके इन्फिनिट फ्रेंड होंगे।
आवश्यकता है कि हम उस सिचुएशन को जगाएं कि अपने फ्रेंडशिप के दायरे को बढ़ा दें। उस दायरे को बढ़ा देंगे तो फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा। एक बार पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के पास में एक ईसाई धर्म का पादरी पहुंचा और उसने कहा, आचार्य जी देखिए आप कि ईसा मसीहा ने कितनी बड़ी बात कही है। आचार्य श्री ने पूछा क्या? बोला उन्होंने कहा है कि अपने शत्रु के साथ भी तुम प्रेम करो। तो गुरुदेव तुलसी मुस्कुराए और कहा, हमारे जैन धर्म में भी ऐसी ही बात कही है, पर थोड़ी सी अलग कही है। वो ये कही है कि किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले तो शत्रु मानो और फिर उससे प्रेम करो। हमें तो ये सिखाया गया कि किसी को शत्रु मानो ही मत, मिट्टी में सब भूवेशु वेरम मज्जन के नहीं। तो जहाँ पे बच्चे बच्चे में ये संस्कार हो तो मुझे लगता है कि फिर फ्रेंडशिप का दायरा तो अपने आप बढ़ जाता है। हम किसी के भी साथ शत्रुता का भाव न रखें, मित्रता का भाव रखें। मित्रता के भाव का अर्थ है एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल सपोर्ट का भाव। यदि आप लोगों के भीतर में कंडीशन हो कि वो मेरे साथ में ऐसा करेगा तो फ्रेंडशिप है, यदि वो नहीं करता है तो फिर मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। या मैं तुम्हारा केयर करूंगा, तुम भी मेरा केयर करो, तो ये तो सौदा है, बार्गेनिंग है, माल बेचना हो गया, फ्रेंडशिप नहीं हुई। यदि मैत्री का भाव, मित्रता का भाव होगा तो वो अनकंडीशनल होगा। अनकंडीशनल, वन साइडेड। आप मित्रता का भाव मन में रखो, सबके प्रति मित्रता लुटाओ, मित्रता के भाव रखो, ओपननेस रखो, तो ये पूरी दुनिया रेसिप्रोकेशन पे चलती है और आपको भी वैसे ही एमिटी के भाव मिलेंगे। गिव एमिटी गेट एमिटी, गिव क्रूएलिटी गेट क्रूएलिटी, गिव एनिमिटी गेट एनिमिटी। यदि आपके मन में शत्रुता का भाव है तो आपके जो सामने वाला है उसके मन में भी आपके प्रति शत्रुता के भाव आ जाएंगे। एक रियल इंसिडेंट देना चाहूंगा बिना किसी नाम के। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मनमुटाव था, झगड़ा था और स्थिति लगभग आपस में नहीं बोलचाल के स्टेज तक पहुंच गई। और ये जो मैं एक व्यक्ति बोल रहा हूं, आप लोग किसी भी व्यक्ति को सोच सकते हैं क्योंकि ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं, बट मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। तो उस पहले व्यक्ति के मन में आया कि क्या ये सही है कि मैं उसके साथ में शत्रुता का व्यवहार रखूं, पर चेंज कैसे करें? चेंज करना वन साइडेड तो कैसे चेंज होगा? थोड़ा सामने वाला आए तो थोड़ा मैं आऊंगा, एक कदम तुम रखो तो दो कदम मैं रखूंगा, ये तो हमारे पड़ोसी देश भी बोलते हैं। वन साइडेड कोई नहीं चलता। शुरू क्या किया उन्होंने? एक प्रयोग शुरू किया, डेली अनुप्रेक्षा का प्रयोग, मैत्री की अनुप्रेक्षा। और उसमें ये ऑटो सजेशन खुद को देने लगा कि मेरी उसके साथ में मैत्री के संबंध है और हम दोनों आपस में मित्र हैं, बिना कुछ बोले। सिर्फ डेली वो मॉर्निंग और इवनिंग में सोने से पहले और उठने के बाद इस अनुप्रेक्षा को पुष्ट करता गया कि मेरा उसके साथ में मैत्री का संबंध है, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और कुछ दिनों के बाद ही ये देखने को मिला कि दोनों का नजरिया चेंज हो गया और दोनों आपस में फ्रेंड बन गए। तो ये ताकत हमारे अनुप्रेक्षा के भीतर, संस्कारों के भीतर है। जैन दर्शन में कहा गया आय तुले पयासु, कि हर जीव को आत्मा के समान समझो। जैसा मैं एक आत्मा हूं वैसी की वैसी आत्मा आप लोगों के भीतर भी है। जैसे मैं एक प्राणी हूं, मुझे जीना पसंद है, मरना पसंद नहीं है, मुझे सुख पसंद है, दुख पसंद नहीं है, वैसे ही संसार के हर प्राणी में उसी तरीके की आत्मा है जो जीना पसंद करती है, मरना पसंद नहीं करती, जो सुख को पसंद करती है, दुख को पसंद नहीं करती। यदि ये भाव मेरे भीतर में पुष्ट हो जाए, मैं हर प्राणी को अपने समान, अपने जैसा समझने लग जाऊं, तो उसके बाद कोई भी आदमी किसी दूसरे को दुख नहीं देगा। और यदि वो किसी को दुख नहीं देगा तो फिर उसको जो मिलने वाला दुख है उसकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम होती जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी।
आप उठिए और किसी के साथ में झगड़ा करके आइए और देखेंगे कि सामने वाला भी उतना ही जोर से झगड़ने को तैयार हो जाएगा। आप उठ के जाइए और किसी वाले को मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के हेलो बोल के आइए, तो सामने वाला भी आपको उतनी ही स्माइल दे करके आपसे हेलो करेगा। तो ये फ्रेंड बनाना या एनिमी बनाना ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। यदि आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पोलाइट बने, सबको अपने समान रेस्पेक्ट देना सीखें। पैसा देना, कोई वस्तु देना, सुविधा देना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है रेस्पेक्ट देना। यदि आप सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हैं, अपने समान समझते हैं, सिंपैथी का भाव रखते हैं, तो वो आपकी ओर डेफिनेटली आकर्षित हो जाएगा और आपका फ्रेंड बनेगा। एक आदमी आपको 1 लाख रुपया दे और साथ में सड़क के बीच में सब लोगों के बीच में 1000 गालियां सुनाए, तो आप क्या पसंद करोगे? 1 लाख या किसी एक ऐसे आदमी के साथ उठना बैठना जो आपको चाहे रूखी सूखी रोटी ही खिलाए पर आपको देख करके मुस्कुराए, आपको प्रेम से पास में बिठाए, आपको सामने लेने जाए, रिसीव करे और छोड़ के आए। अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिले, बाकी चीजें तो सब उसके बाद की चीजें हैं। तो इसलिए आप किसी को भी दुख न दें। यदि आप किसी को भी सुखी करने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको सुखी करने की कोशिश करेगा मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि ये सेम फार्मूला सबके साथ फिट हो जाए, बट 99% ये फार्मूला काम करेगा। यदि आप दुख देंगे तो 100% वो आपको दुख देने वाला ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, जब उसको मौका लग जाए। देखा जाता है कि बहुत सी बार आदमी जेलेसी के कारण दुखी बनता है और उस जेलेसी के कारण उसके भीतर अपने दोस्तों के प्रति भी ईर्ष्या के भाव, शत्रुता के भाव पैदा होते हैं। उसने तरक्की क्यों कर ली, वो प्रमोट क्यों हो गया, वो आगे क्यों बढ़ गया, उसके पास पैसा ज्यादा क्यों हो गया। किसी से पूछा गया फिलोसोफर से कि इंसान दुखी क्यों, तो उसने सिंपल सा कहा कि पड़ोसी सुखी क्यों। यदि मेरा पड़ोसी सुखी है तो मुझे दुख है, ये नौबत जहां पे होगी वहां दुख होगा। यदि मैं अपने पड़ोसी को मेरी तरह समझूंगा तो उसकी खुशी मेरी खुशी होगी, उसका सुख मेरा सुख होगा, तो वो भी सुखी होगा और मैं भी सुखी होऊंगा। जहां पे ये भावना हो कि मेरा बुरा हो ना हो बट उसका बुरा जरूर हो जाए, तो वहां सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। लोगों के भीतर में यदि ईर्ष्या का भाव हो, किसी को गिराने का भाव हो, किसी को दुख देने की बात हो, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अभी तक सेल्फ डेवलपमेंट में कमी है। एक कहानी या एक चुटकुला जैसा मुझे याद आ रहा है। एक बार की बात है, सऊदी अरेबिया में एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी तीनों घूमने के लिए गए थे। तीनों जब वहां घूम रहे थे तो तीनों के पास में शराब की एक एक बोतल थी। वो पकड़े गए। चूंकि वहां पे शराब बैन था, तो पकड़े जाने के बाद में उनके लिए शेख के सामने लाया गया और कहा गया कि ये तीनों फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे थे, जब इनके पास में लीकर मिला है जो कि बैन है, तो इसे पनिशमेंट दिया जाए। तो पनिशमेंट के रूप में ये सजा सुनाई गई कि तीनों को चौराहे पर ले जा करके 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। ठीक है। फिर किसी ने याद दिलाया कि जहांपना, आज तो आपकी 17वीं बेगम का 21वां जन्मदिन है, तो खुशी का मौका है। तो बोला हाँ, तो फिर इनको कुछ तो इनायत भी होनी चाहिए। तो बोला इस खुशी के मौके पे इनकी एक एक इच्छा पूरी की जानी चाहिए। तो बताया ये पाकिस्तान से है, ये बांग्लादेश से है, ये हिंदुस्तान से है। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान तीनों खड़े थे। तो सबसे पहले बांग्लादेश वालों का नंबर आया और उन्होंने पूछा गया कि तुम्हारी एक इच्छा क्या है। तो उसने दिमाग लगाया, जवाब दिया, कुछ कैलकुलेट किया और कहा कि मेरे पीठ पर एक तकिया बांध दिया जाए। तो उसके पीठ पे एक तकिया बांध दिया गया और उसको 100 कोड़े पड़े। 70 कोड़े के आसपास वो तकिया फट चुका था और 30 कोड़े उसे खाने पड़े। फिर सेकेंड नंबर आया पाकिस्तान वाले का।
तो वो भी कैलकुलेटिंग माइंड वाला ही था, पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि यदि एक तकिया 70 कौड़े में फटता है तो 2 तकिया 140 तक सरवाइव कर जाएगा। तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि मेरे पीठ पे 2 तकिए बांधे जाएं। तो उसके 2 तकिया बांधा गया और उसके एक भी कौड़े नहीं लगे, वो सेफ साइड निकल गया। अब हिंदुस्तान वाले का नंबर आया, उसने सोचा कि क्या करूं, तो उसने कहा कि हिंदुस्तान से है। तो शेख ने कहा कि ये तो हमारा मुल्क है, वो तो मित्र है, तो इसकी 2 इच्छा पूरी की जाएगी। बोल भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस हिंदुस्तानी ने कहा कि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे 200 कोड़े मारे जाएं। सब सरप्राइज थे, क्या आदमी है, 200 कोड़े। बोला दूसरी इच्छा, बोला इस पाकिस्तानी को मेरे पीठ पे बांध दिया जाए। अब जहां पे ये भाव हो कि किसी दूसरे को दुख नहीं मिला तो भी मेरा दुख तो टल जाए, उसको मिल जाए, तो ये फिर एक्सपेंड नहीं हो सकता हॉरिजॉन। ये हॉरिजॉन फिर एक देश तक, एक कम्युनिटी तक सीमित हो जाता है। हमें हमारे मन के मैत्री के भाव को बियॉन्ड ले जाना है, अप टू द स्काई, कि हर प्राणी, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी क्यों न हो, वो मेरी फ्रेंड है। और चलते समय जब आपको ये नजर आने लग जाए कि मैं इसका स्टेप बचा के चलूं चींटी से, तो समझ लेना कि भीतर में फ्रेंडशिप बढ़ी है, एक फ्रेंड और हो गया। यदि आप ग्रास पे चल रहे हो, कहीं पे पार्टी में गए, घास पे ही चलना पड़ा, और आपको लगता है कि 10 कदम यदि मैं किसी फुटपाथ पे चलूं और बहुत सारे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा से बच सकता हूं, यदि आपके मन में आ जाए और आप उन जीवों के ऊपर भी यदि दया के भाव रखो अपनी आत्मा के प्रति, तो ये समझ लेना कि आपके फ्रेंडशिप का दायरा और बढ़ा है। जहां 2 देश आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, जहां 2 पड़ोसी आपस में रोज झगड़ने की कोशिश करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, उन सबको दूर करने का तरीका है मैत्री, मैत्री, मैत्री। यदि भीतर में फ्रेंडशिप का, एमिटी का भाव इतना स्ट्रांग हो कि हर प्राणी मेरे जैसा ही है, तो यदि वह भाव पुष्ट होगा तो आपके भीतर में एक इस तरीके का प्रेम फूटेगा, इस तरीके की खुशी प्रकट होगी कि वो कल्पना से बाहर की चीज है। हर प्राणी मात्र के प्रति हमें मैत्री का भाव रखना है। यह समझ लेना चाहिए कि फ्रेंडशिप, जो मित्रता का भाव है, वो पैदा किया है, तो ऐसा न हो कि वो खत्म हो जाए। फ्रेंड्स बनाना फिर भी कुछ आसान है, उसको निभाना और मुश्किल काम है। बना तो लिया, और फिर छोटी छोटी जब आपस में बातें होती है तो तकरार हो जाती है। तो यदि आपको फ्रेंडशिप को बचाना है तो एक काम करना सीख जाए, पुरानी बातों को गिनाना बंद कर दें। यह लगभग एक आदत होती है कि पुराने इंसिडेंट्स को हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। उसने उस समय ऐसा कहा था, उस समय ऐसा बिहेव किया था, उस समय वो किया था, ये किया था। इन बातों को आप छोड़ दें तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत हद तक बच जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने से तो हाथ जोड़ करके मिलते हैं, मुस्कुराते भी हैं, शादी पार्टी में भी मिलते हैं, पर मन के भीतर की खटास और दुर्गंध अभी तक गई नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग कर सके, कि आप लोगों के घर में एक किचन तो होगा ही होगा, ऑलमोस्ट सबके घर में है, या किसी किसी के नहीं है वो हाथ खड़ा कर दें खाली। सबके घर में है, मेरे नहीं है, कि हम तो गोचरी जाते हैं। आपको इतना सा काम करना है, आपके पास एक घर भी है, आपके पास किचन भी है। 1 महीने की एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आपको 1 महीने तक घर की सफाई नहीं करनी है, कचरा नहीं निकालना है, जो कुछ भी कचरा हो उसे पड़े रहने देना है। 1 महीने तक किचन में जो कुछ भी गार्बेज हो उसे बाहर नहीं फेंकना है, उसे वहीं पे कलेक्ट करना है, पड़े रहने देना है। और यदि कोई बासी बर्तन भी हो तो उसको इकट्ठा करके एक बड़े पॉट में कलेक्ट करते चले। इज इट पॉसिबल? नो। ओनली फॉर 15 days, 7 days, 1 day तो करेंगे, कर सकते, 7 day,
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें खाली मेरे कहने से, यदि कर सके। नो वे, कोई भी करने को तैयार नहीं है। आपके दिमाग में कितना गार्बेज है? कभी सोचा कि कितने महीने महीने का, वर्षों वर्षों का गार्बेज दिमाग में इकट्ठा करके रखा है? क्या ये आपका घर नहीं है? क्या ये किसी पड़ोसी का दिमाग है? कितनी तरीके की बुरी फीलिंग्स, कितनी तरीके के इंसिडेंट, बिटरनेस आपने सब स्टोर करके रखा है। बंधुओं, यदि एक महीने का गार्बेज आपके घर को कूड़ा घर बना सकता है, तो ये जो वर्षों वर्षों के, महीनों महीनों के गार्बेज एंड बिटरनेस के एक्सपीरियंस आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है, वो आपके क्या दिमाग को पूजा घर बनाएगा? उसे निकालने की जरूरत है। उसे निकालना ही सुखी होने का रास्ता है। यदि हम अपने दिमाग को अच्छा पवित्र स्थान न बना सके, तो आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, इसे कूड़ागर बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप अपने दिमाग से उस गार्बेज को कम कर दें, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, और थोड़ी थोड़ी देर से आप उसमें टास्क किल करते रहते हैं कि फोन स्लो न हो जाए। एप्लीकेशंस को क्लोज करते रहते हैं कि कहीं रैम में कोई प्रॉब्लम न आ जाए। तो क्या कुछ उन सब को भी तो डिलीट करो। जो दिमाग में इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है, हो सकता है आपको कभी किसी कलीग ने कुछ कहा हो, कभी किसी बॉस ने कुछ कह दिया हो, कुछ मिसबिहेव किया हो, फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने कुछ कहा हो, और मन में गांठ बांध करके बैठ गए कि उसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। क्या उसके आगे नहीं बढ़ सकते? संवत्सरी का दिन नजदीक आता है और हम लोग सोचने लग जाते हैं, संवत्सरी के दिन खामे में सब जीवे सब्वे जीवा खमंत में, मिट्टी में सब भूवेसु वेरम मज्जन के नहीं। क्या वो एक दिन के लिए ही है या वो साल भर के लिए है? यदि हम इस सूत्र को अपना लें, हम सबको क्षमा करें और सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, और सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूं, तो उस दिन आपका दिमाग इतना हल्का हो जाएगा कि आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। यदि भीतर में ये बिटरनेस रहा, तो उससे आपका जिसके प्रति बिटरनेस है वो एक मिनट भी परेशान होने वाला नहीं है। आपके घर के कचरे की बदबू तो पड़ोसी तक पहुंच सकती है, पर आपके दिमाग में जो कचरा भरा है उसकी बदबू सिर्फ भीतर 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 के पाइप में ही खुलेगी, और आपका दिमाग ही सिर्फ उससे खराब होगा। उस स्थिति में फिर क्या होगा? बीमारी होगी। जिनके इस तरीके की समस्या होगी, उनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होना बहुत कॉमन बात है, उनके अल्सर की बीमारी होना बहुत कॉमन बात है, और हो सकता है कि स्ट्रोक तक आ जाए। यदि टीपीएफ में कोई डॉक्टर हैं, कई आए हुए हैं, उनसे आप पूछ लें। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि यदि इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स में आदमी रहता है तो उसके इस तरीके की डिजीज होती है। यदि हम खामे में सब जीवे के पाठ को सीख जाएं, अपने आप को हल्का कर लें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी आदमी को यदि माउंटेनिंग करनी हो, किसी पहाड़ पे चढ़ना हो, तो वो क्या करते हैं? वो ये कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम लगेज मेरे साथ हो उतना अच्छा। आप लोग में से आधे लोग फ्लाइट से आए हैं और सब ये चेक कर रहे थे 15 केजी से ज्यादा लोड नहीं हो, पर दिमाग में कितने केजी का लोड है जिसके ऊपर में कोई पेनल्टी या टैक्स नहीं है, तो इसलिए मर्जी आए जितने केजी का लोड ले लो। भाइयों, इसे कम करो। आप जितने अपने इस तरीके के अननेसेसरी चीजों को निकालेंगे, उतने ही आप ठीक होते जाएंगे। यदि आप घर में से आपको कहा जाए कि आप सिर्फ एक बैग सामान लेकर के आपको घर से निकलना है और कुछ नहीं ले सकते, तो आप क्या कलेक्ट करेंगे घर में से? जो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें होगी वो आप इकट्ठा करेंगे। जितना गहना होगा वो सबसे पहले लेंगे, कुछ कैश होगा वो लेंगे, जरूरत के कपड़े लेंगे, और वो सारी चीजें कलेक्ट करेंगे जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, काम की हो। बाकी घर में जितना भी सामान पड़ा है, जो चाहे पड़ा था, बट आप उसे छोड़ करके निकल जाओगे। तो इसी तरीके से दिमाग में जितनी चीजें हैं उसमें जो काम की चीज है उसे तो रखें, बाकी जितनी चीजों को स्टोर कर रखा है
उसे आत्मचिंतन करके निकाल दें। यदि आप उसे निकाल करके मैत्री के भाव में आ जाएंगे तो अपने आप में बहुत सारी चीज हो जाएगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। एनर्जी फॉलोज थॉट। एक बार एक मंत्री को चीन के राजा के पास या कहीं पे भेजा गया और वहां जाकर के पूछा गया कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा क्यों है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। अभी के चीन की नहीं, मैं पुराने चाइना की बात कर रहा हूं। तो उस राजा ने सिंपल सा काम किया, बोला इस मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो और जब तक ये सामने वाला पेड़ नहीं गिरे तब तक इसे जेल में रहना है। मंत्री बेचारा चकराया, बोला ये क्या हो गया, मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा और मुझे ये सजा मिली। कोई बात नहीं, राजा का तो कोई मालिक होता नहीं है। तो वहां पे वो मंत्री देख रहा था, सोच रहा था दिन भर कब ये पेड़ गिरे, ये पेड़ गिर जाए गिर जाए गिर जाए गिर जाए। 24 आवर्स उसके एक ही थॉट थे और फॉर्चुनेटली 10-15 दिन बाद उसकी थॉट काम कर गई, वो पेड़ गिर गया। गिरते ही उसे जेल से हटाया गया, वापस राजा के पास आया, आकर के पूछा कि राजा ये क्या बात हुई। राजा ने कहा तो आंसर मिला कि मैं तुम्हारे राजा की तरह लोगों को दुख नहीं देता कि सारी प्रजा ये सोचती है ये राजा मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, राजा मर जाता है। मैं मेरे लोगों को सुखी रखता हूं तो कोई ये नहीं सोचता कि राजा मर जाए। तो जैसा लोग सोचेंगे वैसी एनर्जी काम करती है। तो इसलिए आप लोग भी दूसरों के प्रति मैत्री का भाव रख करके सोचें, सबके प्रति एक अच्छा भाव रखें, सबके कल्याण के भाव रखें। हो सके वहां तक किसी का भला करें पर किसी का बुरा न करें। यदि इतने से भाव आपके भीतर होंगे तो आपको भी वही मिरर इफेक्ट मिलेगा। थोड़े दिन बाद सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगा। आपका बॉस जो कल तक आपको नहीं चाहता था वो आपको अप्रिशिएट करने लगेगा। हस्बैंड वाइफ में यदि मनमुटाव होगा वो दूर हो जाएगा। भाई भाई के झगड़े दूर हो सकते हैं और ये एक प्रैक्टिकल है। शुरुआत कहीं से करनी है। यदि हम ये ईगो पकड़ के बैठ जाएं कि सामने वाला शुरू करेगा तो मैं ठीक है रेस्पॉन्ड कर दूंगा, तो गलत है। शुरुआत आप करो, सामने से करो। करने से कोई छोटे नहीं हो जाओगे। छोटा एक दरवाजा भी यदि छोटा होता है तो आप क्या करते हैं, झुक जाते हैं। अगर दर है छोटा तो झुक के गुजर, जो दर है छोटा तो झुक के गुजर, अकड़ के चलेगा तो फूटेगा सर। तो एक दरवाजे के सामने तो झुक सकते हैं पर अपने भाई के सामने, मां के सामने, बाप के सामने नहीं झुक सकते। क्यों? इस ईगो को दूर करके मित्रता के भाव को पुष्ट करें तो आप अपने आप मित्रता के भाव में आगे बढ़ जाएंगे। आपको भी कुछ समझने की कोशिश करनी होगी, अंडरस्टैंड करना होगा कि सामने वाले का कहने का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। उसको केवल अपने ही दृष्टिकोण से, नजरिए से न देखें। ट्रूथ इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल। मैंने जो कहा या मैं जो देख रहा हूं ये मेरा एंगल है, बट हो सकता है सामने वाले के कहने का, बोलने का, देखने का एंगल अलग हो, डायमेंशन अलग हो। तो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं। न वो गलत है न मैं गलत हूं, वो उसका नजरिया है। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। तो यदि आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके भीतर के झगड़े तो वैसे ही कम हो जाएंगे। हमें सिद्धांत मिला है अनेकांत का, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल है कि हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर। ये क्या है, खाली है या भरा हुआ? एक आदमी कहता है कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, दूसरा आदमी कहता है कि ये आधा ग्लास खाली। तीसरा आदमी एक तीसरा डायमेंशन की बात करता है कि ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा एयर से भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि डायमेंशन इतने हैं कि हम उन सारे डायमेंशन को सोच भी नहीं सकते। तो उसका अपना डायमेंशन है, अपना नजरिया है, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें अनेकांत के द्वारा, अनबायस्ड होकर के। तो बहुत सारी बिटरनेस ऐसी होगी जिसको हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन की ओर ले जा सकेंगे। और हमारे भीतर में यदि वही के वही भाव बार बार दोहराते गए,
तो होगा क्या कि हम अपने कर्मों का बंधन करते जाएंगे। सब व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यदि आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके कर्मों का बंधन होगा। करो या न करो वो बात की बात है, बट मेंटल स्टेट में भी यदि किसी का बुरा सोचा तो आप कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी यदि नेगेटिव को करेगी तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव कर्म। तो हम नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी के साइड जाएं, बुरे कर्मों के बंधन की बजाय कर्मों को काटने का काम करें, तो हम अपने आप हल्के होकर के माउंटेन को क्या, मोक्ष तक को क्लाइम कर सकते हैं। तो अपने भीतर में जहां कहीं भी ये मैत्री के भाव की जगह किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव हो, बिटरनेस का भाव हो, उसे निकालने की कोशिश करें। घर के गार्डन में जिस समय में क्रीप उग जाते हैं, खरपतवार पैदा हो जाते हैं, तो आदमी बगीचे को सुंदर बनाने के लिए बाकी सारी चीजों को हटा करके गार्डन को वापस स्मूथ और अच्छा बनाता है। उसी तरीके से जीवन में, व्यवहार में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कहीं पे भी इस तरीके के खरपतवार उगे हों तो उन्हें समूल नष्ट कर दें और उसकी जगह आपका जीवन का बगीचा एक सुंदर और हरा भरा बगीचा होगा। आप लोग तो कितने सौभागी हैं, हम कितने सौभागी हैं कि हमें जैन दर्शन में भगवान महावीर ने 2 लाइन में पूरा सार दे दिया कि खामे मी सब जीवे सब्वे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भुवेसु वेरम मज्जन केन। मतेनंदा में अभी आपने जो भी बातें बताएं सभी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है इस भौतिक युग में ऐसा होना लगभग असंभव सा है। क्यों, प्राय अपन बिना झंझट के रह नहीं सकते हैं, कोई भी बात पे हो ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये असंभव जैसा है। असंभव की जगह इसे मुश्किल कह दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इतना कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये झंझट से बचना करना मुश्किल है, असंभव है, कम तो कर सकते हैं। यदि 100 लोगों के साथ झंझट है तो उसे 90 में तो ला ही सकते हैं। इतना तो पॉसिबल होगा मेरे ख्याल से। तो बस ये कोशिश करें और उसको रिड्यूस करते चलें तो ये असंभव काम भी एक दिन हो सकेगा। I had a friend 10 years back. We were very good friends for 10 years. We had a small misunderstanding, and from the last 10 years, we don't have good relation. I have cleared everything. You said you need to clean. I have cleaned everything. I am ready to bend, do whatever required. But still the friendship is not blooming. I have tried everything in my... The person, it's a very personal, but anyway, no problems. The person whom I'm relating right now, the friend whom I'm relating, he's 100 times more closer than you. More closer to you. So that person is known by you all people. But I am not having solution. Misunderstandings was very small, but we have not been able to stitch. I have removed all the garbage. I am ready to bend to the floor. Then what should I do? Give a copy of my lecture to him. I will give this record in another 10 minutes to him. And I will... Because if a person keeps garbage, he have to suffer from the smell. यदि आपके मन में एकदम क्लीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही इज योर फ्रेंड. मे बी आप उसके फ्रेंड है या नहीं है वो एक अलग चीज है. आपके लिए तो वो फ्रेंड ही है. मैंने यही फर्स्ट कहा था कि फ्रेंडशिप इज वन साइडेड, ओपननेस. तो मेरा तो फ्रेंड है ही वो. अब उसका मैं हूं या न हूं वो एक सेकेंडरी इश्यू है, बट मेरे लिए वो फ्रेंड है.
ये यदि हम हॉरिजन को एक्सपांड कर दें तो फिर कोई बात नहीं है, कम से कम मेरे भीतर में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि वो गार्बेज रखेगा तो इट्स हिज प्रॉब्लम, बट बीइंग माय फ्रेंड इट्स माय ड्यूटी टू रिमूव हिज गार्बेज ऑल्सो। तो हमारा तो सिद्धांत ही यही है कि गलती किसी से भी हो सकती है, क्षमा मांगे, क्षमा करें। तो क्षमा मांगना, क्षमा करना दोनों हमारी ड्यूटी है, वो हमने की। अब उसके बाद उसकी इच्छा करे तो अच्छा, न करे तो अच्छा, बट मैंने मन से क्षमा किया और मन से क्षमा मांगा। एक तो मांगने को तैयार हूं और एक मांग चुका। तो आई डोंट नो इन व्हाट इज इन योर केस। No, I am ready to do anything for this. नहीं, रेडी टू डू और ऑलरेडी Already done. हाँ, तो बस 10 years. देन 10 इट्स years. ओके। आपके भीतर में यदि क्लीन है सो इट्स ओके फॉर यू, और जिसके पास गार्बेज है उसको सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से निकाल सके। अल्टीमेटली अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और कहते हैं कि जहर न होना जीभ से, शक्कर रहना सैन, उठ चलोगे एक दिन, पूठ रहेंगे बैन। आप तो चले जाओगे, पीछे सिर्फ आपके व्यवहार और आपकी वाणी ही लोगों को याद रहेगी। तो हो सके तो जाने से पहले पहले ऐसी पीछे छाप छोड़ जाए कि लोग याद रखे, यार वो क्या आदमी था, एकदम शानदार था। ये नहीं हो कि लोग ये याद रखे, यार कैसा आदमी था, गया तो गया, कोई बात नहीं। I will give him your video and I will also request him to meet you. नो प्रॉब्लम। Thank you. Pathivandami. What should be the qualities of a friend, firstly? And secondly, not everyone can be your friend. Again, more friends, any kind of friend, or any people you meet and you make friend becomes a garbage in life. So what should be the prime qualities one should look in a friend? And what importance friend should be in your life? मेरी फिलॉसफी से थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, क्योंकि व्हेन आई एम टेलिंग टू एक्सपांड द हॉरिजन इवन अनटू द ग्रास, टू द एंड्स, तो फिर उसमें क्वालिटीज नहीं बचेगी। वो मेरी क्वालिटी है कि फ्रेंडशिप फॉर ऑल, मिट्टी में सब भूवेसु, ये एक फर्स्ट हो गया। दैट इज द ब्रॉड, इसका एक कन्वे करने का तरीका है। दैट इज द मेन राइट थिंग। उसके बाद फंडामेंटल वही है। That is basically you being good to others, यस, whether they are good to you or not. नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें हमारे मन में सबके प्रति मित्रता का भाव रखना है। वो चाहे चींटी जाने या न जाने, बट मैं उसके प्रति एज अ फ्रेंड बिहेव करता हूँ। और फ्रेंड का मतलब मैं उसे अपने समान समझता हूँ, आत्मा की तरह आत्मा मानता हूँ। ये मेरी पहली कंडीशन है। जो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, फ्रेंड, इस फ्रेंड में एक्चुअली लिमिटेशन है। जब अपने हॉरिजन को एकदम कंट्रोल कर देंगे तो उसके बाद तो आपके बहुत लिमिटेड फ्रेंड होंगे। हो सकता है उसे क्लोज फ्रेंड की कंडीशन में कैटेगरी एक और बना दें, उनकी एक और सब कैटेगरी कर दें। फिर तो टॉलरेंस लेवल बढ़ानी पड़ जाएगी। 100% टॉलरेंस लेवल बढ़ानी पड़ जाएगी, और इट वुड बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विथ योर पीस ऑफ माइंड। डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है एज अ व्यवहार में, कि भाई अब करोड़ों से साथ तो कोई दोस्ती हो नहीं सकती कि सड़क पे निकल जाऊं, जो भी मिले उसे हाय हेलो करता रहूं, चाय पिलाओ, दूध पियो, आओ नाश्ता करो, वो तो फिर भी लिमिटेड ही होंगे। तो उसके लिए क्या है कि कुछ क्वालिटीज होती है। सबसे नंबर 1 मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो तो है वेवलेंथ। यदि आपका आपस में वेवलेंथ मिलेगा तो ही आप फ्रेंड की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते, चाहे उसमें क्वालिटीज कितनी भी हो। मेरे में क्वालिटीज क्या है नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स के साथ तो मेरा वेवलेंथ बहुत सेट है और वाई का साथ बैठ नहीं पाया। तो इट डजेंट मीन कि उसकी क्वालिटी कम है या मेरी कम है, बट वो मैच नहीं हुआ। तो सबसे पहला तो मैच होना। उसके बाद यदि उसमें चेक करना हो तो उसका लॉयल होना और एक दूसरे के हित के लिए सपोर्टिव होना। तो ये 2-3 क्वालिटीज यदि उसके भीतर में है तो वो फिर भी बनाने लायक है। थैंक यू। एक बार 2 जन और कुछ पूछना। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल एंड वन साइडेड, ओपन माइंडेड, बनते विदाउट एक्सपेक्टेशन।
मेरा क्वेश्चन है क्षमापना के विषय में। क्या है कि जैसे आप साधुओं के रोज प्रतिक्रमण हो जाते हैं, सुबह हो जाता है, शाम को हो जाता है, और हम जो श्रावक लोगों के लिए पूरा 1 साल के बाद में एक जो बड़ा त्यौहार संवत्सरी का आता है, तो इतना लंबा वेट क्यों होना? हम लोगों के लिए भी कुछ रोज का रोज ऐसा प्रतिक्रमण हो जाए, हर एक के लिए, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार के लिए हो, कहीं भी हो। ऐसा कहा जाता है कि एक कपड़े पे छोटा सा दाग लग गया, अगर उसको अपन आज धोएं, कल धोएं, परसों धोएं तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद में उस पर अगर साबुन या कोई भी लगाएंगे तो वो हल्का नहीं होगा, वो उतना भारी 1 साल तक होता रहेगा। तो हमें भी श्रावकों के लिए भी कुछ रोज का ऐसा छोटा प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण, जो हमें 1 साल के बाद में एक बड़े रूप में प्रतिक्रमण का रूप मिल जाए, ऐसी एक जिज्ञासा मेरे मन में थी। इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है भाई कि ये प्रतिक्रमण की विधि श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए, दोनों के लिए दिन में 2 टाइम है। दोनों को सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, ये विधि है। अब वो चूंकि कर नहीं पाते तो इसलिए अच्छा चलो भाई आप कम से कम सुबह शाम नहीं करो तो पक्खी कर लो। तो बहुत से लोग पक्खी का प्रतिक्रमण करते हैं 15-15 दिन से। अब जो 15 दिन से भी नहीं करते हैं तो कम से कम 4 महीने से तो कर लो। जो 4 महीने से भी नहीं करते हैं तो मैक्सिमम साल में 1 बार तो कर ही लो। तो आप लोगों ने क्या किया, वो जो एकदम लास्ट लिमिट था उसको पकड़ लिया, और उसमें भी 50% ने फॉर्मेलिटी बना ली कि संवत्सरी के दिन वहां चले जाओ, वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में आता नहीं है, सुनना नहीं है, बैठ गए और सब पाप धुप गया। ऐसा नहीं है। जब तक भीतर के भाव शुद्ध नहीं होंगे तो प्रतिक्रमण केवल सुनने से काम नहीं करता, भीतर के वो इमोशंस क्लियर होने चाहिए। तो आप यदि छोटा सा भी कर सको कि रोज सुबह शाम खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खवंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्जन के नहीं, इसका भी पाठ कर लोगे तो मुझे लगता है यदि कॉन्शियसली सोच करके किया हुआ होगा तो वो निश्चित असर दिखाएगा। भंते, जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं, और कई को हम कहते हैं कि इसका सरल हृदय है, कई डिफ़िकल्ट नेचर के लोग हैं। हम मेडिकल साइंस में ये मानते हैं कि ये डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम कहते हैं कि ये संस्कार अपने पीढ़ियों से या पुनर्जन्म के, या इनको दूसरी तरह से कहें कि अपनी बाप दाताओं से और से वो चलता आ रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल हैं बेसिकली हम। तो अब इसमें कोई ना डाउट नहीं रह गया है। पहले हम कहते थे ब्रेन जो है ना, इट इज़ नॉट प्लास्टिक, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। अब मेडिकल साइंस ये मानती है कि ब्रेन में भी प्लास्टिसिटी है। अगर हम अपने कसायों को शांत करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो ये देखने में आया है कि डीएनए भी चेंज हो सकता है, और टेलीमियर है उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो वो दैट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट टू यू। वो आपके हाथ में नहीं है कि वो उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कितने जन्मों के उनके संस्कार वो लेके आ रहा है, दैट विल कैरी ऑन। सो इट वाज माय हम्बल सजेशन, इट इज नो मैटर, वी कैन चेंज अवर डीएनए सिंपली बाय मेडिटेशन। ओमर। और मेरे ख्याल से तो हम उनका भी चेंज कर सकते हैं यदि हम कंटेम्पलेशन करें, मैत्री की अनुप्रेक्षा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, उठने के बाद और सोने से पहले, कि सामने वाला मेरे प्रति मैत्री के संबंध रखता है, रखेगा नहीं, रख रहा है, वो मेरा मित्र है, उसके मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो यदि वो स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होता है, अनुप्रेक्षा का प्रयोग, तो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। यू कैन ट्राई। मुनिवर, एक प्रश्न आया है बहन का, क्या निषेधात्मक भावों से सम्यक्त दूषित होता है क्या? किस एक्सटेंड तक निषेधात्मक भाव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि निषेधात्मक भाव की इंटीग्रिटी मतलब अलग अलग तरीके की, एक छोटा भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा भी हो सकता है। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस पर थोड़ा सा ये ज़्यादा असर डालेगा। बट ओवरऑल क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों ही निषेधात्मक भाव हैं, और इन चारों से ही सम्यक्त्व में तकलीफ आती है। तो रिलेशन है। मतेन वंदामी,
महाराज मेरा कोई सवाल नहीं है, जस्ट एक एक्सपीरियंस है और एक सजेशन है। एक्सपीरियंस है आपके लास्ट चैप्टर पे जो आपने कहा था कि एक्शन, रिएक्शन एंड चेन ऑफ रिएक्शन। आई जस्ट रियलाइज फ्रॉम लास्ट एक हफ्ते में मैंने इसका प्रयोग किया कि अगर वाकई रिएक्शन रोक दिया जाए तो आगे की बहुत सारी चीज़ें रुक जाएगी अपने आप। मतलब जो चीज़ें रेगुलर होती थी, मतलब सेम कुछ सिचुएशन है जो रेगुलर आती है, बट वो रुक गई जब मैंने प्रैक्टिस की तो। और सजेशन ये है कि मेरे ख्याल से आज का जो चैप्टर है उसमें एक माहौल घर में बनना चाहिए, जब बच्चे पेरेंट्स को देखते हुए सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं विद नेबर्स या अपने बिजनेस में, या कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर वो वहीं से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट हो तो इट विल बी मोर बेटर। बाद में आप जाके आप अपने आप को ठीक करो, इट विल बी बेटर कि हम उनको स्टार्ट से वैसे बनाएं, दैट विल बी मच बेटर। मतलब अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट पे शुरू हो जाए। लास्ट क्वेश्चन पूछ ले। वंते, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला मैत्री भाव रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करें, ये हम प्रैक्टिस में जब करते हैं एक लिमिट आता है जहाँ पे पीपल स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, और ऐसे हो जाता है कि दे फील कि इनको जैसे है ये अच्छे ही रहने वाले, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। तो वेयर इज इट वी शुड ड्रॉ आवर लाइन्स? ऐसा है कि मैं अच्छा रहूं, ये तो 100% होना चाहिए। अब मैं कैसे उसको स्मार्टफुली बिहेव करूं, वो एक अलग तरीका है। कि फॉर्म रहना डिफरेंट थिंग है, और उनके कहे कहे सब कुछ कर लेना एक अलग चीज़ है। तो इसको स्मार्टफुली यदि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो कर सकते हैं। वैसे बुद्ध के समय की तो एक कहानी आती है सांप वाली, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, कि एक सांप से लोग बहुत भयभीत रहते थे। तो सांप का नेचर बुद्ध के उपदेश के बाद ऐसा हो गया कि उसने किसी को भी डसना बंद कर दिया। लोग उससे डरने बंद हो गए, कोई उसको छेड़ता, कोई उठाता, कोई उछालता, कोई कुछ करता। बुद्ध को पूछा गया कि कैसे हो? बोला दुखी हो गया आपका उपदेश सुन करके, तो अब तो मेरी ये हालत हो गई, आपने बोला था कि किसी को डसो मत। तो बुद्ध ने कहा मैंने तुम्हें फुफकारने से मना नहीं किया था, डसने से मना किया था। मतिनंदा में अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमारा नुकसान करता है, तो उसके साथ हम मैत्री भाव कैसे ला सकते हैं? क्योंकि जिसने बुरा किया उसका बुरा होना है। यदि आपके मन में मैत्री का भाव नहीं होगा तो क्या होगा? शत्रुता का भाव। जब तक आप बदला नहीं लोगे तब तक आपके भीतर ही भीतर वो रोज की परेशानी, रोज के थॉट्स, दिमाग में तकलीफ चलती रहेगी। जिस दिन आप बदला लेने जाओगे तो वो क्या वहीं पे खत्म हो जाएगा, या उसके बाद वो और बढ़ेगा, वो भी वापस आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो ये एंड ऑफ द कनेक्शन वाली बात है कि वो भी करेगा, आप भी करोगे, वो भी करेगा, आप भी करोगे, करते ही चलो। वैर बढ़ता वैर से प्रतिशोध फिर होती घृणा। तो वैर से वैर बढ़ता है, तो उसे कहीं ना कहीं तो चेन को कट करना ही है। तो वाई नॉट इन द सेम स्टार्टिंग? तो हम कम से कम उससे सजग रहें, सावधान रहें, वो अलग चीज़ है, उसकी कोई मनाही नहीं है। बट हम उसके प्रति मन में शत्रुता के भाव न रखें, और समझ लिया कि ये आदमी ऐसा है जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है कि जानवा जोग है, तो ठीक है, उससे दूर से राम राम करते रहो, हाँ भाई, दैट्स ऑल। उससे रिलेशन ज़्यादा मेंटेन मत करो, तो बच जाएंगे और अपना बुरा भी नहीं होगा।